राजस्थान प्रांत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2020-21 शुरू होने जा रहा है और आप विद्यालयों में 31 जुलाई तक नहीं जा पाएंगे। तब तक के लिए हमें घर पे ही अध्ययन करना होगा और घर पे अध्ययन करने के लिए मैंने विद्यार्थी मंच के माध्यम से यानी आप सभी विद्यार्थियों के लिए बार बार जब विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट करके कहा, बार बार विद्यार्थियों ने जब मुझे मैसेज करके कहा, मेरे ये जो नंबर हैं 9610208295 और एक नंबर जो वीडियो के अंत में दिए गए हैं, उन दोनों नंबरों पे मेरे पास जो राजस्थान के सभी विद्यार्थियों से जो मैसेज प्राप्त हुए कि सर आप ये कक्षाएं कब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था हिंदी व्याकरण का, हिंदी लिपि और व्याकरण का, लिपि से संबंधित, और उसमें मैंने उनसे कहा था कि मैं इन 5 विषयों पर आपको अध्ययन करवाऊंगा। तो 5 विषयों पर हमारा जो चैनल है, अपना जो चैनल, आपका जो चैनल है, ये साहित्य चैनल है, यानी एक विद्यार्थी मंच है। ये विद्यार्थी मंच कौन कौन से विषयों में आपको अध्ययन करवाएगा, थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। आप जरा थोड़ा सा ध्यान से सुने। हिंदी व्याकरण आपके कक्षा 9 से 12 तक करवाई जाएगी, संपूर्ण हिंदी व्याकरण, और हिंदी अनिवार्य कक्षा 11th और 12th के लिए। हिंदी साहित्य कक्षा 11th और 12th के लिए। 12th कक्षाओं के लिए तो 19-20 के विद्यार्थियों से आप पूछ लीजिए, जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल के माध्यम से जिन्होंने अध्ययन किया है, तो वो उन्हें आप अनुभव शेयर कर सकते हैं, अनुभव उनसे ले सकते हैं कि कैसी पढ़ाई होती है, किस प्रकार उन्हें सिखाया गया है, किस प्रकार उनका मार्गदर्शन किया गया है। तो अब 11th की कक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। संपूर्ण हिंदी साहित्य करवाया जाएगा। हिंदी साहित्य में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। राजनीति विज्ञान 11th और 12th दोनों विषयों की, यानी दोनों कक्षाएं जो है 11th और 12th, इन दोनों के पूर्ण कोर्स करवाए जाएंगे। इंग्लिश जो है वो राजस्थान के विद्यार्थियों का थोड़ा कमजोर रहा करता है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी मैंने कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी के संपूर्ण जो सामग्री है वो तैयार कर ली है, और जुलाई में ही, यानी जुलाई महीने से हम ये शुरू कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी आप जुड़ जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके, और ये जो मेरे नंबर दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं 9610208295, इन नंबरों को भी आप ऐड कर लें। जब भी आपके मन में किसी पाठ से संबंधित कोई शंका होती है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होता है, तो आप वहां लिख करके भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे ये समझ में नहीं आया, इसका क्या समाधान होगा। तो मैं हर संभव कोशिश करूंगा। और 19-20 में जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है, हालांकि उन विद्यार्थियों के साथ मुझे समय बहुत कम मिला, क्योंकि 2 महीने का समय ही मिला। इस समय में मैं उन्हें ज़्यादा नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको इन 5 विषयों में बहुत ही अच्छा और सारगर्भित अध्ययन करवाने का मेरा मकसद है। मेरी इच्छा है कि राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को इन विषयों पर बहुत ही अच्छा अध्यापन करवाया जाए। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके अपने विद्यार्थियों को भी शेयर करें। एक जगह बैठ करके भी आप एक मोबाइल के माध्यम से भी आप कक्षाएं ले सकते हैं। आप जैसे मान लो जब आप सुन रहे हैं, तो सुनते हुए आप अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन को आप इस प्रकार रखिए, यानी लंबवत नहीं रख करके इस प्रकार क्षैतिज में रखिए, ताकि बहुत ही अच्छा आपको दिखाई देगा। तो विद्यार्थी मंच के माध्यम से मैं आपको आश्वासित करना चाहूँगा, जब आप जुड़ जाएंगे, यानी बहुत अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे, तो बहुत ही अच्छा और सारगर्भित अध्ययन करवाने का मेरी इच्छा है। इसलिए आप जुड़ जाएं, और अभी से जुड़ जाएं, क्योंकि फिर समय निकल जाएगा। समय निकलने के पश्चात आज भी कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर उस टॉपिक पर जो आपने वीडियो बनाया कि नहीं, क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब नहीं करने से उनके पास वो नोटिफिकेशन नहीं गया, और वो विद्यार्थी उस विषय को मुझे पूछ रहे हैं कि आपने ये डाला कि नहीं डाला, पेपर का सॉल्यूशन डाला कि नहीं डाला। यानी जैसे मान लो 19-20 का जो पेपर है हिंदी साहित्य का, कक्षा 12th का, वो मैंने अपलोड किया है। तो 20-21 के जो विद्यार्थी है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप पढ़ें, पढ़ करके देखेंगे कि जो बोर्ड के टॉपर विद्यार्थी होते हैं, यानी बोर्ड में हमें किस प्रकार लिखना है, कौन कौन सी जो गलतियां हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए, संपूर्ण तरीके से आपको समझाया गया है, पूरा पेपर हल किया गया है। आप जरा उनको पढ़ करके देखें, आप सुने उनको, ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन सिद्ध हो सके। आज का जो हमारा विषय होगा, आज जो हम विषय अध्ययन करेंगे, यानी 5 विषयों पर अध्यापन करवाएंगे। आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा विषय है पद परिचय।
अब पद परिचय अपन देख रहे हैं कि पद परिचय कौन कौन सी कक्षाओं के लिए आवश्यक है, एक बात। दूसरी बात, पद परिचय के साथ व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक है वो क्लियर हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक है वो पद परिचय के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। तीसरी बात है कि प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उन परीक्षाओं में क्या पद परिचय आवश्यक है, क्या पद परिचय का अध्ययन आवश्यक है। इन 3 विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपके लिए कक्षाएं कौन कौन सी होगी, यानी पद परिचय का जो अध्ययन हम करेंगे, पद परिचय का अध्ययन आपके लिए कक्षा 9, 10, 11 और 12 इनके लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं 9वीं से 12वीं। हिंदी अनिवार्य है कक्षा 11th और 12th में। इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमारे पद परिचय समझ में नहीं आया। तो आप इससे जुड़े, पद परिचय आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह पद परिचय का अध्ययन किया जाता है। तो कौन कौन सी कक्षाओं के लिए हो गया पद परिचय, 9 से लेकर के 12 तक। दूसरी बात है कि पद परिचय के माध्यम से हम कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके माध्यम से हम संज्ञा पढ़ लेंगे, सर्वनाम पढ़ लेंगे, विशेषण पढ़ लेंगे, क्रिया पढ़ लेंगे, संबंध बोधक अव्यय पढ़ लेंगे। और ये जो 5 टॉपिक है वो जो अपने ये 5 टॉपिक है ये कहाँ काम आते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन 5 से संबंधित हिंदी में कोई प्रश्न बाहर नहीं जाता। इनमें से तो कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। तो जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके कंपटीशन में इनमें से कैसा प्रश्न आ सकता है। तो आपके लिए जब जो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी जो आज ही पढ़ लेंगे तो उनके लिए कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी। यानी कितना अच्छा काम है आपके लिए। तो ये टॉपिक है वो आप अवश्य देखेंगे, इन टॉपिक्स का हम अध्ययन कर पाएंगे। अब ये जो पद परिचय यानी हिंदी का जो विषय है, कौन कौन सी जो नौकरीज है, कौन कौन सी नौकरियां हैं, उनके लिए ये काम में आएंगे। जैसे रीट है अभी जो होने जा रही है, व्याख्याता है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, एसआई परीक्षाएं हैं, और भी कई एसएससी की एग्जाम्स होती है और रेलवेज की एग्जाम होती है और राजस्थान की कई ऐसे एग्जाम्स होती है जिनमें हिंदी के इन पद परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए, यानी जो विद्यार्थी पूर्व में पढ़ चुके हैं, 19-20 के विद्यार्थियों के लिए भी, और जो 20-21 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए हम पढ़ते हैं ये विषय और इस विषय का अध्ययन। अब देखिए, आपके लिए जब हम देख रहे हैं कि पद परिचय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है जो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ जो विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अधिक आवश्यक प्रकरण है। इसलिए आइए इतने महत्वपूर्ण प्रकरण का सार गर्भित अध्ययन करें। आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, आपके लिए इतना आवश्यक है कि आप इसका अध्ययन करें। और एक बार पुनः आपसे कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी इन 5 विषयों पर जो भी नोट्स डाले जाते हैं, जो भी अध्यापन का, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पद परिचय की परिभाषा। पद परिचय की परिभाषा, पद परिचय क्या है। तो पद परिचय वाक्य में किसी शब्द का सभी भूमिकाओं का परिचय देना। कोई भी शब्द है उसकी भूमिकाएं क्या क्या है उस वाक्य में, परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक इत्यादि का भी परिचय दिया जाता है और उसकी व्याकरण की विशेषताएं और उसके कार्य भी बताए जाते हैं। तो पद परिचय कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, पद परिचय और पद परिचय किस किस के आधार पर पद परिचय किया जाता है। जैसे मान लो आपने एक सेंटेंस देखा कि सीता बाजार जाती है, आपने देख लिया बाजार जाती है, यह आपने वाक्य देख लिया। सीता बाजार जाती है। अब सीता बाजार जाती है तो इसमें सीता क्या है, बाजार क्या है, जाती है क्या है, इन सभी का क्या क्या महत्व है, क्या भूमिका है इस सेंटेंस में, वो शब्द पढ़ेंगे। तो हम पद परिचय किस किस के आधार पर पढ़ते हैं, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, अव्यय के आधार पर। और अव्यय में देखिए क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन सभी का। यानी थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा मैटर है ये। जो जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों ये आपके समझ में आता जाएगा। पद परिचय जब हम पहले देखिए, सबसे पहले हम संज्ञा के आधार पर, यानी संज्ञा शब्द का पद परिचय है या संज्ञा शब्द का परिचय है, वो कैसे ज्ञात करते हैं। हम वाक्य का प्रयोग करके वाक्य में फिर देखेंगे। संज्ञा शब्द में देखिए संज्ञा कौन सी है उसका भेद लिखा जाता है। लिंग, वचन, कारक
शब्द का क्रिया से क्या संबंध है। जैसे एक आपने सेंटेंस देखा कि मीना ने ममता को पेन दिया, सेंटेंस आप देख रहे हैं, मीना ने ममता को पेन दिया। अब हमें इसका परिचय देखना। अब आपके जैसे मान लो परिचय में आ गया, आपके मीना के नीचे अंडरलाइन है और उसमें प्रश्न आ गया कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। रेखांकित शब्द का, रेखांकित का अर्थ है कि मीना के नीचे अंडरलाइन है, मीना है और मीना के नीचे अंडरलाइन है, उसका आपको पद परिचय देना। तो अब आपको लिखेंगे पहले मीना। मीना क्या है? संज्ञा है, नाउन है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक मीना स्त्रीलिंग है, मीना एक वचन है और कर्ता कारक है। ये इसका परिचय है। इस सेंटेंस में मीना एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ये लिख दिया, इतना बिल्कुल सही हो गया। अब जैसे मान लो मीना का तो आपने देख लिया, लेकिन किसी ने ममता के नीचे अंडरलाइन हो गया, ममता शब्द है, इसके नीचे अंडरलाइन हो गया, तो इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? ममता शब्द, ममता वैसे ममता भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लेकिन कर्म कारक है। अब आप यहां पर जैसे मान लो कर्ता दर्शा देते हैं तो आपकी गलत हो जाता है। ये तो देखिए मीना तो कर्ता है, लेकिन ममता क्या है? कर्म है, यानी कर्म कारक है। ममता को यानी मीना ने, कर्ता ने, कर्म को, यानी ये कर्म कारक है। अब जैसे मान लो ये हो गया, लेकिन पेन पर आ गया, शब्द है वो, पेन के नीचे अंडरलाइन कर दिया कि इस रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। तो आप कैसे देंगे? पेन क्या है? पेन संज्ञा है, संज्ञा है लेकिन जातिवाचक संज्ञा है। अब पेन शब्द क्या है? पेन कौन सा है? किस प्रकार का पेन है? स्याही का पेन है, बॉल पेन है, और तरह का पेन है, यानी किस प्रकार का पेन है, इसलिए जातिवाचक है। और पेन पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है और कर्म कारक है। इसमें दो है, कर्म देखिए ममता भी है और पेन भी है। तो इस प्रकार आपको परिचय देना होगा। परिचय देखिए, आप आगे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आएंगे जिनके माध्यम से आप देखेंगे कि वास्तव में पद परिचय कितना अच्छा पढ़ाया है, पद परिचय का आप कितना अच्छा अध्ययन कर पाए हैं। अगला देखिए, संज्ञा का आधार पर था। अब संज्ञा मैंने आपसे कहा था कि संज्ञा हम पढ़ेंगे तो संज्ञा कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। संज्ञा वैसे शॉर्टली हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? एक ही वस्तु स्थान का बोध कराने वाली, या ये विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं, व्यक्ति विशेष का बोध कराती है। जैसे किसी देश का नाम है, भारत नाम आ गया, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चाइना नाम आ गया, अमेरिका आ गया, इंग्लैंड आ गया, यानी भूटान आ गया, नेपाल आ गया, तो इन देशों के नाम है, इसका मतलब है कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी शहर का नाम आ गया, कलकत्ता, जयपुर, जो भी है। नदियों के नाम आ गए, नदियों में जैसे नदी नाम आ गया, केवल नदी, तब तो वो जातिवाचक है। लेकिन किसी नदी का विशेष का नाम आ गया, जैसे गंगा का नाम आ गया, इसका अर्थ है कि वो व्यक्तिवाचक है। पर्वतों के नाम, पर्वत शब्द है, ये जातिवाचक है, लेकिन पर्वत विशेष का नाम, इसका अर्थ है कि वो व्यक्तिवाचक है। त्योहार, त्योहार अर्थ जातिवाचक है, लेकिन किसी विशेष त्योहार का नाम आ गया। पुस्तक, किसी विशेष पुस्तक का नाम आ गया, किसी विशेष दिशा का नाम आ गया। किसी विशेष समाचार पत्र का, समाचार पत्र जातिवाचक है, लेकिन समाचार पत्र का नाम आ गया, इसका अर्थ है कि वो संज्ञा है, वो व्यक्तिवाचक है। दिन, 7 दिन होते हैं, वार जो होते हैं, वैसे जातिवाचक है, लेकिन किसी विशेष दिन का नाम आ गया, किसी विशेष महीने का नाम आ गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है। क्लियर हो गया होगा आपके? व्यक्तिवाचक के बाद अपन देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा है किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध करवाना। संपूर्ण वस्तुओं का, स्थानों का। जैसे गाय, गाय है, वो कैसी गाय है, कौन सी गाय है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। आदमी, पुस्तक, पुस्तक का नाम नहीं है, केवल नदी, पशु पक्षी, फल फूल, धातु, व्यवसाय, व्यक्ति, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ भाड़, ये सब क्या है? जातिवाचक शब्द हैं। यहां पर जैसे मान लो आ गया कि एक नगर में एक सेठ रहता था, नगर के नीचे आपके अंडरलाइन हो गया, तो नगर शब्द का जब आपको परिचय देना है तो नगर क्या है? सबसे पहले आप देंगे कि जातिवाचक संज्ञा है, फिर आगे का परिचय देंगे। तो संज्ञा के आधार पर हमें परिचय किस प्रकार देना है, वो परिचय आपने देखा होगा। जातिवाचक के बाद आती है भाववाचक संज्ञाएं, और भाववाचक संज्ञाओं की परिभाषा क्या है? भाववाचक प्राणियों, वस्तुओं के गुणधर्म, दशा, कार्य, मनोभाव, गुण, दोष, अवस्था, यानी अमूर्त भाव। अमूर्त भाव का अर्थ है जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे अपन ने कहा कि बचपन, बचपन को, ये बचपन एक भाव है। क्रिया के मूल रूप,
जैसे मित्र से मित्रता है, बच्चा से बचपन है, निज से निजत्व है, अपना से अपनापन है, ये अपनापन जातिवाचक है। एक से एकता है, नम्र से ये नम्रता है, लोभी से लोभ है, लोभ भी एक अलग शब्द है। लोभ जो है ये जातिवाचक है, भाववाचक है, सॉरी। आलस्य भाववाचक है। तो इस प्रकार ये आपको देखना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। जैसे मान लो रमेश बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, तो बचपन शब्द के नीचे मान लो अंडरलाइन है, तो आपको सबसे पहले देखेंगे कि बचपन शब्द क्या है। बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा है, ये तो आपको लिखना है। अब देखिए इनका वाक्य हम प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहली बात है कि रमेश मधुर गाता है, और आपके अंडरलाइन हो गई रमेश के नीचे। अब आपको रमेश का परिचय देना है, तो रमेश का परिचय आप कैसे देंगे? सबसे पहले देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रमेश पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और गाता क्रिया का कर्ता है। गाता है इसका कर्ता है। दूसरा वाक्य जैसे मान लो रमा ने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी। अब मुंशी प्रेमचंद के नीचे अंडरलाइन है, रमा के नीचे नहीं है, मुंशी प्रेमचंद के। रमा के नीचे होता तो इसमें केवल और केवल पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग हो जाता, बाकी सेम ही रह जाता। लेकिन यहां पर मुंशी प्रेमचंद के नीचे, तो मुंशी प्रेमचंद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल ठीक है। एक वचन है, ठीक है, लेकिन कर्म कारक है, कर्म कारक है, और पढ़ना के लिए एक कर्म के रूप में काम में कर रहा है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक विषय है और एक प्रश्न है कि कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पर्व मनाया जाता है। कार्तिक के नीचे अंडरलाइन है, किसका पद परिचय देना है, तो आप क्या लिखेंगे? कार्तिक जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो किसी महीने का नाम आ जाता है, यहां पर अपन ने जातिवाचक लिख दिया है, ये जातिवाचक नहीं है। यहां पर ये कार्तिक जो है वो व्यक्ति वाचक हो जाता है, ये ध्यान रखना है। यानी इतना ध्यान आप जरूर रखेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ जातिवाचक लिख दिया, नहीं, जातिवाचक नहीं है। अपन अभी पढ़ रहे थे कि महीना यानी मास है, लेकिन किसी विशेष का नाम है, महीने का नाम आ गया, इसका मतलब है कि वो संज्ञा व्यक्तिवाचक हो गई है। यानी कार्तिक का अर्थ है, ये अगर मास होता तो अर्थ है कि ये जातिवाचक है। जैसे पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी के नीचे अंडरलाइन है, पक्षी जातिवाचक है, क्योंकि कौन सा पक्षी है पता नहीं है। चहचहा रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये बहुवचन है, बिल्कुल ठीक है, कर्म कारक है। जैसे नदियों में जलीय पक्षी तैरते हैं, नदियों शब्द के नीचे है, तो नदियों जातिवाचक है, बहुवचन है, और कर्ता कारक है। मेहमानों के स्वागत में फूल बरसाए, और यहां पर फूल के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको फूल जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, क्योंकि फूल बरसाए अर्थ है कि जातिवाचक है, और कर्मवाच्य है, पुल्लिंग है, फूल पुल्लिंग है, और भूतकाल की बात है, यानी काल है वो भूतकाल है। तो ऐसे आपको समझना है, इस प्रकार आपको लिखना है पद परिचय। जैसे एक वाक्य है, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूं, और बचपन शब्द के नीचे अंडरलाइन आ गया। अब आपको इसका पद परिचय देना है, तो पद बचपन भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। खेल रहा हूं, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रही हूं होता तो ये स्त्रीलिंग हो जाता, और एक वचन है, और क्रिया विशेषण भी है, यानी ये खेलने की एक विशेषता भी बतला रहा है। भारत में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। इसमें एकता क्या है? एक से एकता बनती है, यानी एकता जो है एक भाव है, और ये भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है। एक जैसे मान लो जल ही जीवन है, और अगर जीवन के नीचे अंडरलाइन होती तो आप क्या बताते? जीवन क्या है? जीवन एक भाववाचक संज्ञा है। सबसे पहली बात है कि आप संज्ञा की पहचान करें। अब सर्वनाम के आधार पर हमें पद परिचय देना है। पद परिचय के हमने 5 पढ़े कि 5 आधार पे पद परिचय देना होता है। अब जैसे मान लो सर्वनाम के आधार पर, जैसे सर्वनाम क्यों काम में ले जाते हैं? सुंदरता, संक्षिप्तता और पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए। जैसे मान लो किसी का नाम है, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के माध्यम से हम शुरू कर रहे हैं, और बार बार उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे रमेश पढ़ता है, रमेश खेलता है, रमेश स्कूल जाता है, तो उनके लिए रमेश रमेश शब्द बार बार पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम जैसे थर्ड पर्सन है तो वह काम में लिया जाता है, स्वयं के लिए मैं काम में लिया जाता है, और जब दूसरा आदमी होता है तो उसके लिए तुम या आप काम में लिया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं।
तो सर्वनाम के आधार पर हम पद परिचय कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है। सर्वनाम के प्रकार हम पढ़ लेंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? देखिए इसमें भी आपको देना है कि जैसे मान लो मैं विद्यालय जाता हूं, तो मैं एक सर्वनाम है, लेकिन कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, वो भी आपको लिखना है। मैं, हम सब, हम लोग, ये शब्द जहां पे होते हैं इसका अर्थ है कि वो उत्तम पुरुष का शब्द है। मध्यम पुरुष तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम, आप सब, आप लोग, ये शब्द जहां जिस वाक्य में होते हैं, जिसके नीचे अंडरलाइन होती है, तो इसका अर्थ है कि वो सर्वनाम है। सर्वनाम के साथ मध्यम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष के बाद आपको और क्या क्या देना है वो अगर अपन देख लेंगे। अन्य पुरुष वह, उसे, उसकी, वे लोग, ये, यह है, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं, जिसको अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहा जाता है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, ये तो था पुरुषवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटता या दूरी के लिए संकेत किया जाता है। यह, ये, वे, वह। जैसे मान लो अगर किसी वह पुस्तक आ गया, जैसे वह पढ़ता है, इसका अर्थ तो है कि वो सर्वनाम है, लेकिन वह पुस्तक यानी पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी जैसे मान लो यह शब्द के नीचे हो गया अंडरलाइन, तो आपको क्या करना है? यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, जैसे कुछ विद्यार्थी विद्यालय नहीं आए, तो कुछ शब्द के नीचे है, इसका अर्थ है कि वो कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम में संबंध दर्शाना, जो, जिसे, जिसको, जिसका, ये शब्द जहां पे होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के होते हैं। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। यहां पर अगर जो शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको सबसे पहले जो के लिए क्या लिखोगे? सर्वनाम है। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम है। और उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम है, वर्तमान काल में लिखा हुआ है, ठीक है, और कर्ता भी है। जो सत्य बोलता है नहीं, कर्ता भी है। तो इस प्रकार आप इनका देंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए, जैसे क्या, कौन, किससे, कहाँ, कितना। जैसे दरवाजे पर कौन आया है और यहाँ पर कौन शब्द के नीचे अंडरलाइन है और रेखांकित है, इसका अर्थ है कि आपको पद परिचय में कौन शब्द के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखना है। ये बहुत ही अच्छी और अच्छा मैटर है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे मान लो एक सेंटेंस आ गया, प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका क्या महत्व है? प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मान लो आपके ये सेंटेंस आ गया कि मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूं, और वहां पर अपने शब्द के नीचे आ गया अंडरलाइन कि अपने शब्द क्या है। अब उन्होंने दे दिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अन्य जो संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम वो दे दिए। अब आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है। तो अब आपको यदि ज्ञात है कि ये अपने शब्द है, वो निजवाचक में आता है, तो निजवाचक आपने जैसे ये तो ए भर दिया आपने, यानी आपके लिए कंपटीशन में सही हो गया। तो यहां पर जब आप विद्यार्थियों के लिए जैसे मान लो अपने शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो अपने शब्द को लिख करके और आप उसका परिचय देंगे, तो सबसे पहले अपने शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। फिर बाद में जैसे मान लो इसके मित्र के और इनके बीच में संबंधवाचक अव्यय भी है। ये इनका वाक्य में प्रयोग देखते हैं अपन। जैसे मैं शाम को आपसे मिलता हूं, और मैं के नीचे अंडरलाइन है। अब जैसे मान लो प्रतियोगी परीक्षा में इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है या ये क्या है। जैसे मान लो पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक निजवाचक सर्वनाम है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो उनमें से तो आप देख लेंगे, जब आपको ज्ञात हो गया कि पुरुषवाचक है तो वहां पर आप पुरुषवाचक भर देंगे। अब जैसे इसका रेखांकन का पद परिचय देना है, तो पद परिचय देने के लिए आप क्या करेंगे? मैं के आगे सबसे पहली बात है कि सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है। मैं पुल्लिंग है। मिलता हूं है इसलिए पुल्लिंग, अगर मिलती हूं होता तो ये स्त्रीलिंग हो जाता। एक वचन है और संबंध कारक है। ये पद परिचय है इसका। जो कठिन मेहनत करेगा उसे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसमें जो शब्द है इसके लिए आपको देखना है। जो अपन ने अभी पढ़ा था संबंधवाचक सर्वनाम होता है, पुल्लिंग है। करेगा इसका अर्थ है कि पुल्लिंग है। एक वचन है। करेंगे होता तो ये बहुवचन हो जाता। कर्ता कारक भी है और भविष्यत काल के लिए कर्ता के रूप में, यानी प्राप्त होंगे, इसका अर्थ है कि भविष्यत काल के लिए काम में आया है। अगला देखिए इसका वाक्य में प्रयोग, यह पुस्तक यहां रख दो। यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अपन ने अभी पढ़ा था।
एक वचन है, स्त्रीलिंग है, पुस्तक के लिए काम आया ना, इसलिए स्त्रीलिंग रखना क्रिया के लिए काम आया है। दरवाजे पर कौन आया है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, भूतकाल के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं अपने मित्र के घर जा रहा था, मैं अपने शब्द के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब है कि निजवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, संबंध बोधक अव्यय है। ये इस प्रकार का जो है सर्वनाम के आधार पर इनका पद परिचय दिया जाता है। विशेषण के आधार पर पद परिचय, विशेषण भी हम पढ़ लेंगे कि विशेषण क्या है, विशेषण का परिचय भी हो जाएगा। विशेषण का अर्थ है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं विशेषण होते हैं। और विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो विशेषण होता है वो होता है गुणवाचक। गुणवाचक में किसी भी वस्तु का गुण दर्शाया जाता है, जैसे मीठा, खारा, सफेद, काला, लाल, यानी हर जो उसका गुण क्या है, वो कैसा है, तो वहां गुणवाचक सब जो विशेषण होता है। दूसरा होता है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या जैसे दूसरा, तीसरा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, अनिश्चित में से कुछ, कोई, बहुत, थोड़ा। परिमाणवाचक में मात्रा, तोल, माप आता है। निश्चित जैसे निश्चित मात्रा होती है तो एक अनिश्चित होती है। निश्चित मात्रा में जैसे 2 लीटर, 3 लीटर, 4 किलो, 2 किलो, ये तो निश्चित मात्रा होती है। और अनिश्चित में थोड़ा सा, कम, ज्यादा, बहुत, ये अनिश्चित मात्रा होती है। तो परिमाणवाचक हो गया। परिमाणवाचक के बाद आप पढ़ेंगे संकेतवाचक विशेषण। 5 प्रकार के हैं। संकेतवाचक, संकेतवाचक का अर्थ है कि सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा के साथ के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे संकेत किया है, इस, उस, कोई, जैसे इस डायरी में लिखो, इसका मतलब है कि ये संकेतवाचक विशेषण है। और ये स्त्रीलिंग भी है क्योंकि डायरी से जुड़ा हुआ है। उस महाजन से ले लो, उस शब्द क्या है, ये संकेतवाचक विशेषण है। अब जैसे मान लो कंपटीशन में आ गया, अंडरलाइन हो गई कि ये क्या है, आपको लिखना है कि संकेतवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है। तो आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है। आगे देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, वाक्य में विशेषण का काम करते हैं। जैसे मान लो जयपुरी, बनारसी, बीकानेरी, पंजाबी, नेपाली, यानी इससे संबंधित जुड़ा हुआ है। तो जयपुर शब्द क्या है, जयपुर तो वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जयपुरी से शब्द हो गया, अर्थात ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, यानी जयपुर से बना है। जैसे जयपुरी रजाई विश्व में प्रसिद्ध है, तो यहां पर जयपुरी के लिए क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। जयपुरी शब्द स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और इसकी मूल अवस्था जयपुरी, ये पद परिचय है इसका। इस प्रकार आपको पद परिचय देना है। आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा, आप यानी पद परिचय आपके लिए बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो अपन ने ये पढ़ा और इसका अर्थ ये हुआ, यानी जैसे मान लो अगला देखिए, अपन अगला क्या देखें कि अगला है जो प्रश्न है वो यह है कि मैंने वहां सफेद कबूतर देखे। अभी अपन ने पढ़ा था गुणवाचक, सफेद के नीचे अंडरलाइन है, तो आपको सफेद का पद परिचय देना है। गुणवाचक विशेषण है, कंपटीशन के लिए भी पूछा जा सकता है इसमें क्या है, गुणवाचक है कि निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है कि, यानी कौन सा विशेषण है, या कोई संज्ञा भी दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि ये गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल क्रिया के लिए प्रयोग में आया है। कुछ विद्यार्थी व्यायाम नहीं करते, कुछ शब्द के नीचे अंडरलाइन है, आपको इसका पद परिचय देना है। कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी इसका अर्थ है कि बहुवचन है, करना क्रिया के लिए प्रयोग में आया है। तो ये इसका पद परिचय है। देखिए अगला, देखिए इसका पद परिचय। इस विद्यालय में 800 छात्र पढ़ते हैं, 800 शब्द के नीचे अंडरलाइन है, और आपको बताना है कि इसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें संख्यावाची विशेषण है, बहुवचन है, संबंध बोधक अव्यय भी है, और पुल्लिंग भी है। छात्र पढ़ते हैं, यहां पर छात्राएं नहीं है। अगर विद्यार्थी शब्द होता तो आप क्या लिखते, विद्यार्थी शब्द होता तो ये उभयलिंग होता, क्या होता, यानी विद्यार्थी, जिसमें उभय में क्या है, विद्यार्थी और यानी कॉमन जेंडर हो जाता है ये। इस डायरी में लिखो, इसका शब्द का क्या है, संकेतवाचक विशेषण अपन ने अभी पढ़ा था। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है, डायरी विशेष्य का एक विशेषण भी है। आगे देखिए क्रिया के आधार पर पद परिचय। क्रिया के आधार पर क्या पद परिचय, हम क्रिया भी पढ़ लेंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया जो है लिंग, वचन, कारक, वाच्य, इसके आधार पर क्रिया का अर्थ है काम का करना, और कर्ता, कर्म और काल की जानकारी देना। अब क्रिया के प्रकार अलग अलग है, जैसे कर्म के आधार पर अलग है, काल के आधार पर अलग है, रचना के आधार पर क्रियाएं अलग अलग होती है। तो कर्म के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं होती है, देखिए कर्म के आधार पर वैसे 2 तरह की क्रियाएं होती है, सकर्मक और अकर्मक।
अब सकर्मक में भी दो भाग होते हैं सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म होता है तो वो एक कर्मक होती है, जिसमें दो कर्म होते हैं द्विकर्मक होता है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो सीता पुस्तक पढ़ रही है, सीता पुस्तक पढ़ रही है, इसमें कर्म कितने हैं? एक ही है, तो इसका अर्थ है कि इसमें एक कर्मक क्रिया। अब ये जैसे मान लो सकर्मक आपने देख लिया कि सकर्मक है, सकर्मक में भी एक कर्मक है एक द्विकर्मक है, ये देखना है। तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जिसमें एक ही कर्म होता है तो वो एक कर्मक है, और जिसमें दो कर्म होते हैं द्विकर्मक। जैसे रेखा ने मुझे पेन दिया, ये द्विकर्मक है। एक तो मुझे और एक पेन, ये दोनों है वो द्विकर्मक है। यानी एक तो ये जो इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष जो कर्म है और एक अप्रत्यक्ष कर्म है। जैसे अकर्मक, सीता पढ़ रही है, सीता क्या पढ़ रही है ये पता नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है। सीता पढ़ रही है अर्थात ये अकर्मक है। देखिए काल के आधार पर क्रियाएं कौन कौन सी, अब हम इसका पद परिचय भी आगे पढ़ेंगे। इनके वाक्य दिए हुए हैं आगे कि वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, इनका परिचय कैसे दिया जाता है। जैसे काल के आधार पर भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक। संरचना के आधार पर कहाँ किस रूप में संयुक्त और भिन्नार्थक क्रिया के साथ में इनका प्रयोग। जैसे मेहमान आ गए हैं, स्वागत करो, ये दो तरह की, आ गए हैं स्वागत करो, ये दो तरह की क्रियाएं हैं, ये संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका भिन्नार्थक अर्थ भिन्न भिन्न है। चोर भाग गया, पीछा करो, ये भी एक भिन्नार्थक के रूप में प्रयोग हुआ है। ये संयुक्त क्रिया है, भागना और पीछा करना, ये क्रियाएं दोनों संयुक्त रूप से प्रयोग में आई है। नाम धातु के आधार पर क्रिया, नाम धातु के आधार पर देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण धातु की तरह प्रयुक्त होती है। नाम धातु का अर्थ है जैसे चोर से माल हथियाने के लिए पीछा किया, हथियाना का अर्थ है ये नाम है, हाथ शब्द से हथियाना बना है। नाम धातु इसलिए कहा गया है, यानी इसको हाथ शब्द से हथियाना बना है, इसलिए ये नाम धातु क्रिया है। यहां जैसे हथियाना शब्द है, इसके नीचे आया तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि हथियाना क्या है? नाम धातु क्रिया है। हमें अपने देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए, अपनाना क्या है? ये भी एक नाम धातु है, यानी अपना शब्द से अपनाना बना है, अपनाना क्रिया बनी है, तो ये भी एक नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जैसे राजा ने मंदिर बनवाया, प्रेरणार्थक अर्थ है कि कर्ता के द्वारा किसी दूसरे से काम करवाना, सीधा सा अर्थ है कर्ता के द्वारा किसी दूसरे से काम करवाना, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। राजा ने मंदिर बनवाया अर्थात स्वयं ने नहीं बनाया, बनवाया, इसका अर्थ प्रेरणार्थक है। मजदूरों ने जोहर खुदवाया अर्थात ये भी दूसरों से करवाया है, तो यहां पर ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऐसे प्रश्न भी कंपटीशन में आते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि यहां पर बनवाया शब्द क्या है, कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, तात्कालिक क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है, कौन सी क्रिया है? तो आपको यहां पर यह देखना है कि प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया जो क्रिया एक पहले पूर्ण हो जाती है, उसके बाद इन क्रियाओं पर जैसे उसके बाद एक दूसरी संपन्न होती है। एक तो पहले पूर्ण हो जाती है, एक दूसरी बाद में संपन्न होती है। ये जो पूर्णकालिक क्रियाएं होती है, इन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। छोटी छोटी विशेषताएं आप ध्यान में रखेंगे। जैसे देखिए इसका उदाहरण, रेखा विद्यालय से आकर खाना खाएगी, आकर खाना खाएगी, ये क्या है? पूर्णकालिक, विद्यालय से आ जाएगी यानी पूर्ण हो जाएगा आने का काम, उसके बाद खाना खाएगी। इसका अर्थ है कि ये आकर शब्द के नीचे अगर मान लो अंडरलाइन है तो इसका अर्थ है कि ये पूर्णकालिक क्रिया है। मेहमान आकर चले गए, ये भी पूर्णकालिक है। आपके आते ही वे चला गया, अब ये क्या है? थोड़ा सा ये अंतर है इसमें। ये आते ही शब्द तात्कालिक क्रिया है, आते ही अर्थात तत्काल वो चला गया, तो आते ही शब्द क्या है? इसमें तात्कालिक क्रिया है। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया में देखिए, कृदंत क्रिया में क्या है? क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय का जुड़ना, क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ना, यानी कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। जैसे गा शब्द के आगे जैसे गाता हो गया, गाकर हो गया, अर्थात ये कृदंत है। हंस शब्द के आगे हंसना, हंसता, हंसकर, ये हो गए, ये कृदंत क्रियाएं हैं। हंसना, यदि हंस जो है यानी क्रिया शब्द है वो हंसना, हंस जैसे इसके आगे जो प्रत्यय जुड़ गया, मतलब ता जुड़ गया, ना जुड़ गया, कर जुड़ गया, तो इसका अर्थ है कि ये कृदंत क्रिया हो गई। जैसे रमेश ने अपने मित्र को पत्र लिखा, इसमें लिखा शब्द है, लिखा शब्द के नीचे मान लो अंडरलाइन है, आपको बताना है कि लिखा शब्द क्या। अब हम प्रयोग में पढ़ रहे हैं, लिखा सकर्मक क्रिया है। कैसे? मित्र को पत्र लिखा, पत्र क्या है? कर्म है और ये सकर्मक है। दूसरी बात,
पुल्लिंग के लिए काम में आई है क्योंकि रमेश पुल्लिंग है। एक वचन के लिए काम में आई है, कृतवाच्य है। और कृतवाच्य मतलब ये जैसे अपन इंग्लिश में कह सकते हैं एक्टिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव का नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है। और भूतकाल की क्रिया है, ये इसका पद परिचय है। आगे देखिए, राजा ने मंदिर बनवाया, अभी अपन ने पढ़ा था, बनवाया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है और भूतकाल है। खाना खाकर पढ़ने लगा, खाकर क्या है, पूर्णकालिक क्रिया है, खाना इसमें मूल धातु है, एक वचन है, पुल्लिंग है और भविष्यत काल है, यानी पढ़ने लगा भविष्यत काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। कितने अच्छे सेंटेंस है ये। आपके आते ही वह चला गया, आते ही क्या है, तात्कालिक क्रिया है, एक वचन है, आपके अर्थ एक वचन के लिए है, पुल्लिंग है, भूतकाल भी है। अब जैसे आपके शब्द हैं तो यहां पर हमने जैसे एक वचन लिखा तो यहां पर आप बहुवचन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब 4 आदमी आते हैं तो भी हम कहेंगे कि आपके आते ही वह चला गया, यानी यहां पर एक वचन और बहुवचन दोनों यहां पे लिख सकते हैं, गलत नहीं है। 5वां है अव्यय के आधार पर पद परिचय। 5वां जो अंतिम है, हम पद परिचय पढ़ेंगे अव्यय के आधार पर, यानी अव्यय क्या होते हैं, लिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होते हैं। अव्यय वो होते हैं जो खर्च नहीं होता। अव्यय का अर्थ क्या है, जो खर्च नहीं होता है, यानी जो बदलता नहीं है। क्रिया विशेषण के आधार, क्रिया विशेषण जैसे यहाँ वहां, जल्दी, कल तक, प्रातः, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, रोज, बाद में, तुरंत, प्रातः, ये सारी क्या है, क्रिया विशेषण है। ये क्रियाओं के साथ में प्रयुक्त होने वाले विशेषण है, ये याद रखना, ये क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण है, इनको अच्छी तरह से याद रखना। अगला देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं, जैसे और, जैसे राम और श्याम, यहां और के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब है कि समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तथा, एवं, अथवा, कोई, चाहे, नहीं तो, ना, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन, अतएव, सो, फलतः, क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि, जो कि, ताकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, जब जब, जो, अर्थात, मानो, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय यानी संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर दर्शाना। संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, तरफ, आर पार, आसपास, अपेक्षा, बल्कि, अपितु। और एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसको मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, विशेष ध्वनि होती है, जैसे आह, वाह, अरे, बाप रे, जी हाँ। अब ये कैसे शब्द है, जैसे आह शब्द क्या है, वाह क्या है, हर्ष सूचक है, क्लेश सूचक है, दुख सूचक है, जैसे आश्चर्यजनक है, कौन कौन से शब्द हैं उनको आपको लिखना होता है। इनका प्रयोग देख लीजिए। पहला है, जैसे मान लो, वाह कितना सुंदर है, वाह शब्द के नीचे अंडरलाइन आ गया, आपको बताना तो एक तो लिखना है कि हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है, एक वचन है, पुल्लिंग है, ये इसका पद परिचय है। हाय, मैं बर्बाद हो गया, हाय इसमें क्या है, शोक सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है, पुल्लिंग है, एक वचन है। क्यों हो गया, इसका मतलब पुल्लिंग है, हो गई होता तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाता। नमस्ते श्रीमान जी, नमस्ते क्या है, अभिवादन सूचक अव्यय है, एक वचन है, पुल्लिंग है। श्रीमती जी होता तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाता। देखिए, ये था आपके पद परिचय। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पद परिचय आपको पसंद आया होगा। सभी विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं, सभी विद्यार्थियों से एक बार और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इस जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो नंबर हैं इन पे आप अपनी जिज्ञासा या अपनी शंका जो है वो रख सकते हैं। जो हमने सबसे पहले जो 5 विषयों के बारे में पढ़ा था कि 5 विषय हैं कौन कौन सी कक्षाओं के लिए, तो वो विद्यार्थी अच्छी तरह से जुड़ करके, और मेरा मकसद है कि राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को मैं ऑनलाइन एक लाइव कक्षा लूँ, ताकि विद्यार्थियों का और हमारा एक लाइव जो है वो संवाद हो, लाइव जो है हम डिस्कस करें किसी विषय पर, और वो हमें पूछें और मैं उन्हें बताऊं, मेरी इच्छा यह है। तो अगले वीडियो के लिए, यानी अभी जो ग्रामर चल रही है, हिंदी ग्रामर का, अन्य जो कोई भी टॉपिक ग्रामर का आ सकता है, हिंदी अनिवार्य का आ सकता है, साहित्य का आ सकता है, कोई भी टॉपिक जो भी चढ़ाया जाता है, तो आप इसे नोटिफिकेशन देखने के लिए अवश्य इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके मोबाइल पर अपलोड होते ही आ जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।